सो वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। सॉर्टिंग के डिफरेंट टेक्निक्स पर हम बात कर रहे हैं और हमने तकरीबन डिफरेंट टेक्निक्स को देखा और हर टेक्निक्स के अंदर ना सिर्फ हमने उसकी छोटी सी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट किया बल्कि साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से भी हम जान रहे हैं कि हर एक सॉर्टिंग टेक्निक्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटी और वो किस तरह से वर्क करता है। इसी तरह वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक जिसे हम शैल सॉर्ट कहते हैं, तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि शैल सॉर्ट आल्सो नोन एज शैल सॉर्ट और शैल मेथड इज एन इन प्लेस कंपैरिजन सॉर्ट। इट कैन बी सीन एज आइदर जनरलाइजेशन ऑफ सॉर्टिंग बाय एक्सचेंज बबल सॉर्ट और सॉर्टिंग बाय इंसर्शन। यानी इसमें दो चीजों का बड़ा अहम किरदार है, एक तो बबल सॉर्ट में जो एक्सचेंजिंग करते हैं वो, और जो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे होते हैं सॉर्टेड फॉर्म पर एक तरतीब से लेफ्ट साइड पर। तो the method start by sorting pair of element far apart from each other, then progressively reducing the gap between element to be compared। तो यहाँ पर जो sorting techniques का important part है वो reduce करता है उसके gap पर। ठीक है, gap क्या है अभी हम आगे जाएंगे और एक एग्जाम्पल करेंगे तो वहां से हमें समझ में आएगा कि हम किस तरह से गैपिंग मेथड को फाइंड करके डेटा वैल्यू इंडिविजुअली तौर पे सॉर्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद फार अपार्ट एलिमेंट, इट कैन मूव some out of place element into the position faster than a simple nearest neighbor exchange। यानी इसका मतलब ये हुआ, इससे ज़्यादा बेहतर ये हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को करें तो उसमें कंपैरिजन काफ़ी आएंगे। तो यही वजह है कि शैल सॉर्ट क्या करता है, एक फार्मूला यूज़ करता है जिसकी वजह से वो गैप मालूम करता है कि अप्रोप्रिएट गैप इस डेटा सेट में क्या होगा और उस गैप के मुताबिक वैल्यू को एक्सचेंज करता है। ठीक है, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, तो शैल सॉर्ट इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। ठीक है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शैल सॉर्ट डिपेंड ऑन द गैप सीक्वेंस। तो ये गैप पर डिपेंड करता है कि जो डेटा सेट आपके पास मौजूद है वो कितने गैप्स पर बार बार एक्सचेंज होता रहेगा, रिड्यूस रहता रहेगा। यही वजह है कि इसकी जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है। ठीक है, log n देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि कोई ऐसा डेटा सेट जो फर्दर पार्ट में डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, जैसे बाइनरी सर्चिंग थी या इससे पहले जो हमने सर्चिंग टेक्निक्स यूज की है जहां जहां log n मौजूद है, इसका मतलब है कि हम अपने डेटा सेट को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। एंड वर्स्ट केस इज n log square n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शैल सॉर्ट इज जनरली अज्यूम्ड टू बी नियर टू n टू लेस n स्क्वायर्ड देन। तो ये जो वर्स्ट केस है वो नॉर्मली n स्क्वायर ही कंसीडर की जाती है, लेकिन हम इसको कंपेयर करते वक्त ये कहते हैं कि n टू n स्क्वायर एज डिटरमाइनिंग इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल एन ओपन प्रॉब्लम। अभी तक ये एक ओपन प्रॉब्लम है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो इन रिसर्च है कि सबसे बेहतर एक वैल्यू क्या हो सकती है इसके कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि स्टार्टिंग पे ही जिक्र किया कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेस कर रही है उसके गैप्स पर। ठीक है, जो सीक्वेंस इन फ्यूचर बनने वाले हैं, जो भी आपके पास डेटा सेट की वैल्यू मौजूद है। So the best case in a shall sort in when the array is already sorted, the number of comparison is less। जाहिर सी बात है जब ऐसी लिस्ट की वैल्यू आपको दी जाए जो ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। इट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एज इट रिक्वायर्ड नो एडिशनल स्क्रैच स्पेस। इन प्लेस है तो हमें कोई एडिशनल स्पेस की जरूरत नहीं होती सॉर्टिंग में। शैल सॉर्ट इज अनस्टेबल सॉर्ट एज रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विद इक्वल वैल्यू में चेंज। जो भी वैल्यू होगी इसमें अनस्टेबल फॉर्म पर वो एक दूसरे से क्या होगी, चेंज होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि एक्चुअली शैल सॉर्ट किस तरह से बबल और इंसर्शन सॉर्ट को यूज कर रहा होता है और गैप से यहाँ पर क्या मुराद है। तो एक छोटी सी एग्जांपल है, ऑल्दो हम दो एग्जांपल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से बात हमें समझ में आएगी और गैप टेक्निक्स के हवाले से भी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं जो हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास 6 एलिमेंट पे यहाँ पर डेटा सेट एक मौजूद है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 6 है। तो गैप मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि जो भी एलिमेंट है आपको आप उसे फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा डेटा सेट डिवाइड हो रहा है, डिवाइड एंड कंकर की तरह। यही वजह है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखा log n है। तो जब मैं 6 को डिवाइड करूंगा 2 से तो जो हमारे पास गैप आने वाला है वो 3। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी गैप की वैल्यू आएगी वो वाज़ेह है हम फ्लोर पर काउंट करते हैं। जैसे मैथ्स में हमारे पास फ्लोर एक मेथड है, मैथ में होता है सील होता है, वो वैल्यू को हमेशा क्या करता है, बैकवर्ड लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी वैल्यू है 7 एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, कोई भी पॉइंट में वैल्यू लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल वो 3.5 लेकर आता है तो फ्लोर उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, 3 में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है फ्लोर ऑफ n डिवाइड बाई 2। तो जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फ्लोर मैथ वहां पे स्क्वायर होगा जो हमारी वैल्यू को बैकवर्ड लेकर आएगा और एक होल नंबर हमें प्रोवाइड करेगा ताकि हम इजिली फाइंड गैप कर सकें। तो जैसे ही हमें यहाँ पर फ्लोर की वैल्यू पता चली तो हमें यह पता चल गया कि हम एक इंडिविजुअल इंडेक्स वैल्यू को
3 के गैप से रिप्लेस करेंगे। कैसे? तो मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूं अपने एलिमेंट को 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो अगर मैं एक्सचेंज वैल्यू की बात करूं तो 0 हमारा कन्वर्ट होगा 3 के साथ। क्यों? क्योंकि 0 के बाद 1, 2, 3 3 गैप हो गए। फिर इसी तरह अगर मैं इस 1 की बात करूं तो ये 1 होगा 1, 2, 3, तो मैं कह सकता हूं 1 को 4 से हम एक्सचेंज करेंगे। इसी तरह 2 को किससे एक्सचेंज कर देंगे? 5 से। ऑल्दो अगर मैं 3 को एक्सचेंज करना चाहूंगा तो इसके लिए मुझे 6 एलिमेंट की जरूरत है जो यहां पर मौजूद नहीं है, तो इसकी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्टेप मैं करने जा रहा हूं इसको मैं पास 1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहला कंपैरिजन स्टेट है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ योर गैप। ठीक है, जब भी आप गैप मालूम करेंगे तो आपका वो पास 1 कहलाएगा और उसमें तमाम आप कंपैरिजन करेंगे। लिहाजा गैप 1 पर जो हमारी कंपैरिजन होगी वो 0 और 3 के दरमियान होगी। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो पहले आ जाएगी सॉर्टिंग में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 30, उसके बाद 40 वैसे ही रहेगा, 50 भी वैसे ही रहेगा और 30 की जगह मैं रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा? 70, 60 वैसे ही रहा और 20 वैल्यू भी वैसी ही गई। इसके बाद बारी आती है एक्सचेंज की 1, 2, 4। तो 1 पर 40 ऑलरेडी मौजूद है, 60 नो एक्सचेंज, ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर 30, 14, 50, 70, 60 एंड 20। ठीक है, इट इज 60। उसके बाद बारी आती है 2 को 5 से एक्सचेंज करने की। तो अगर आप 2 और 5 को बगौर देखें तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई हमें एक्सचेंज करने की जरूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म पे मौजूद है। तो मैं इससे भी कह सकता हूं कि यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 30, 40, 15, 70, 60 एंड 20। तो ये पास 1 के अंदर जो हमारा डेटा सॉर्ट हुआ वो इस फॉर्म पर आ चुका है। अब पास 2 में जाने के लिए हमें अपने उस एलिमेंट को जो हमारे पास गैप की वैल्यू है उसे फर्दर डिवाइड करना होगा। किससे? 2 से। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से तो हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी 1.5। फ्लोर अप्लाई कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं गैप की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो 1 का मतलब ये हुआ कि हर एक वैल्यू दूसरे से कंपेयर होगी। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को सिर्फ यहां पर उतार दूं ताकि नीचे हमें स्टेप 2 करने पर आसानी हो, 40, 50, 70, 60 एंड 20। तो अब गैप किस तरह से होगा? ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। और अगर तुम बगौर देखो प्रीवियस सेशन पर, अगर तुमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ रखा है या देखा है उस सेशन को, तो वहां पर हम इन्हीं स्टेप्स को कर रहे थे कि हर एक एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट से क्या हो रहा था? एक्सचेंज हो रहा था। तो अगर मैं 30 और 40 को करूं तो नो एक्सचेंज, 30 और 40 वैसे लिख दिया। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं मैं। 50 और 40 को जैसे सॉर्ट करने लगूंगा ये 50 यहां आएगा, लेकिन जैसे 50 यहां आएगा तो दोबारा वो 30 से कंपेयर होगा। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं 15, 30 एंड 40। बाकी तमाम एलिमेंट 70, 60 और 20 वैसे ही उतर गया। 70 जैसे ही मैं सॉर्ट में लाऊंगा तो मुझे 70 को चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 70 अपने राइट प्लेस पे मौजूद है सॉर्टेड ऑर्डर में। लेकिन जैसे ही 60 को मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूं यहां पर सॉर्टेड फॉर्म पे लाने की, तो वो 70 के साथ क्या करता है? अपने आप को कंपेयर करता है। लेकिन जैसे आगे जाने की कोशिश करता है 40 ऑलरेडी उससे लेस देन है, तो वहां पर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो अब जो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर वैल्यू आएगी 30, 40, 60 एंड 70। ठीक है, दैट्स अ 60 एंड 40। और अब ये सॉर्टेड फॉर्म पे वैल्यू और हमारे पास लास्ट एलिमेंट की वैल्यू बच गई 20। तो सबसे पहले ये 20 एलिमेंट मैं थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूं, यहां से एक्सचेंज होगी वैल्यू, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे ये इससे एक्सचेंज होगी, फिर इससे एक्सचेंज होगी, फिर इससे एक्सचेंज होगी और फाइनली आकर इस जगह पर लाई करेगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे शॉर्ट फॉर्म पे लिख सकता हूं कि 15 के बाद हमारी वैल्यू 20 यहां पर आएगी और उसके बाद 30, 40, 60 एंड 70। ठीक है, दैट्स अ 60, 40 एंड दैट इज योर सॉर्टेड डेटा। तो ये जो हमारे पास डेटा सेट मौजूद था लिस्ट के फॉर्म पे या एरे के फॉर्म पर, ये इसकी क्वांटिटी इतनी कम थी, यानी 6 एलिमेंट पे मुश्तमिल था, तो हमें 2 पास के अंदर ही इसका फाइनल आउटपुट मिल गया। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि आपकी जो इनपुट वैल्यू है वो हमेशा 2 पास में ही उसका आउटपुट आ जाए। आपको समटाइम 3 या 4 पास की भी ज़रूरत होती है। लिहाजा इसी के लिए मैंने एक दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस की हुई है जो थोड़ी सी लॉन्ग है और यहाँ पर बात समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो 2, 4, 6 एंड 8। तो अगर जैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलता हूँ 8 डिवाइड बाई 2 करूँ तो हमारे पास जो गैप आने वाला है वो 4 आने वाला है। तो 4 के रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पर स्टेप बनाए हुए 0, 4, 1, 5, 2, 6 एंड 3, 7। इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 0 और 4 का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 4 का गैप, 1 और 5, 1 एलिमेंट ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5, इससे एक्सचेंज होगा। तो पहले लाइन पे हमारे पास क्या है, स्टेप पे 0 को 4 से करना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें से 10, 10 पहले आ जाएगी, 80 उसकी जगह ले लेगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 10, 50, 60, 30 और 30 के बाद यहां पर आ जाएगा 80 और 80 के बाद जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं वो बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। स्टेप नंबर 2 पे कहता है 1 और 5 को एक्सचेंज करना है। तो 1 और अगर आप 5 को देखें तो यहां पर 20 और यहां 50 है। तो मैं कह सकता हूं 10 के बाद 20 आ जाएगा, 60, 30, 80 और इस 20 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 50, बाकी 40 और 70 वैसे ही रहेगा। स्टेप नंबर 3 में 2 और 6 को एक्सचेंज किया जा रहा है। अगर आप 2 और 6 को देखें तो यहां पर 40 है और यहां पर 60 है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं 10 के बाद लिखूंगा 20 और 20 के बाद लिखूंगा 40, फिर उसके बाद 30, 80, 50 और 50 के बाद इस 40 की जगह पर 60 वैल्यू आ जाएगी एंड द 70 विल बी एज लाइक सेम। 3 और 7 को अगर आप देखें तो 3 और 7 के दरमियान अगर आप सॉर्ट करना चाहेंगे तो वैल्यू ऑलरेडी तरतीब से है, तो मैं कह सकता हूं सेम एज अबव। तो पास 1 के अंदर जो सॉर्टेड फॉर्म पर वैल्यू आई है हमारे पास वो 10, 20, 40, 30, 80, 50, 60 एंड 70 के फॉर्म पर मौजूद है। पास 2 में जाने के लिए हमें 4 को किससे डिवाइड करना होगा, 2 से। जैसे डिवाइड करेंगे अब गैप किसका आ जाएगा, 2 का। यानी अब गैप की जो टेक्निक बनेगी वो 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, इस तरह से ये टेक्निक्स चलती रहेंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आसान करता हूं मैं। तो सबसे पहले हम यहां पर इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। ओके, तो एज इट इज मैंने यहां पर नंबर को उतार दिया और अगर आप एक्सचेंज इंडेक्स के रिस्पेक्ट से देखें 0 एंड 2 को, तो 0 इंडेक्स ये रहा, 2 इंडेक्स ये रहा, नो चेंजेस। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस इंडेक्स के हवाले से इसे एक्सचेंज करने की कोशिश करूं, नो चेंजेस। फिर इसी तरह इंडेक्स नंबर 3 को इससे करूं, नो चेंजेस। लेकिन जैसे ही 30 की बारी इस 50 के साथ आती है यहां पर भी चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाएंगे इस 80 को 60 से एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे तो 60 हमारा पहले आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेप्स यहां पर लिखे हुए हैं उन्हीं स्टेप्स को मैंने थोड़ा सा शॉर्टली दिखा दिया है, ऑल्दो वो सेम वैल्यू यहां पर लिखते जाएंगे ऊपर से। ठीक है, क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूं। ऑल्दो जो स्टेप्स मैंने यहां पर आपको समझाए 0, 4 या 1, 5, वही स्टेप्स हम लाइन टू लाइन यहां पर लिखते जाएंगे जो एक एक आइट्रेशन के स्टेप को शो करेगा। तो जो फाइनल हमारे पास लिस्ट यहां पर 5-7 स्टेप्स पर आएंगी, यानी तमाम आइट्रेशन को इंप्लीमेंट करने के बाद वो सिर्फ 1 से 2 जगह चेंजेस होंगी। तो मैं कह सकता हूं 10, 20, 40, 30, 60, 50, 80 एंड 70। तो अगर आप इस स्टेप से इस स्टेप को कंपेयर करो तो तुम बगौर देख सकते हो बड़े आसानी के साथ हमें चेंजेस समझ में आ रही हैं। 10, 20, 40, 30 बिल्कुल वैसी तरह उसी तरह से। लेकिन जहां पर 80 और 60 मैंने यहां पर समझाया था तो देखते ही हमें समझ में आ गया 2 के गैप से कि 60 वैल्यू उससे एक्सचेंज हो जाएगी। तो देखो 80 की जगह 60 आ गया और 60 की जगह 80 आ गया, बाकी 50 और 70 अपनी जगह वैसे ही मौजूद है। तो आइट्रेशन को शॉर्ट करने के लिए हमारी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज वैसी ही दिखाएगी जैसे ऊपर मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ वो स्टेप्स यहां पर स्किप कर रहे हैं जो एज इट इज सेम एज अबव है। यही वजह है कि मैंने वहां पर नहीं लिखा है। तो ये वैल्यू जो हमारे यहां पर स्टेप को मैंने लिखा है ये हमारा क्या है, पास 2। अब बारी आती है पास 3 की। तो पास 3 के अंदर 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो 1 के अंदर आते ही हमें ये वाली एग्जांपल याद आ जानी चाहिए जो हमने लास्ट टाइम किया है कि 1 के अंदर जैसे हम यहां पर 2 पर आए थे तो हर एक एडजस्टेड एलिमेंट उसके साथ क्या हो रहा था, कंपेयर हो रहा था। और जिसको हमने कहा था कि ये इंसर्शन सॉर्ट की वही एग्जांपल आ गई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जैसे ही मैं पास 3 अप्लाई करने लगता हूं यहां पर, तो हर एक एलिमेंट अपने दूसरे वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा।
10 को 20 से किया, कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है तो सेम एज अबव, फिर 40 लिखा, सेम एज अबव। लेकिन जैसे ही 30 एलिमेंट यहां पर आता है सॉर्टेड एरिया पर, वो 40 के साथ क्या होगा, कंपेयर होगा। तो 10 लिखूंगा, 20 लिखूंगा और उसके बाद यहां पर 30 लिखूंगा एंड देन 40। तो ये हमारा सॉर्टेड फॉर्म पे इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक पर चल रहा है। इसके बाद बारी आती है 60 की, सेम एज अबव लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितनी वैल्यू है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। लेकिन जैसे ही वैल्यू यहां पर 50 आती है, ठीक है, वो इसके साथ कंपेयर होती है और कंपेयर होने के बाद 60 की जगह 50 और 50 की जगह 60 को हम कंपेयर कर देंगे। ऑल्दो उससे बैक वो नहीं जा सकती क्योंकि उससे पहले जितनी भी वैल्यू है वो ऑलरेडी सॉर्टेड पे है, इट इज 20। उसके बाद बारी आती है 80 की। तो 80 को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने ऑलरेडी जगह पर सॉर्टेड फॉर्म पर है और उससे पहले जितनी वैल्यू है उससे लेस देन है। लेकिन जैसे ही हम 70 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कंपैरिजन हमारी इंडिविजुअल वैल्यू के साथ होगी एक एक। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 वैल्यू होती है, ऑल्दो आगे 70 के आगे कोई भी अगर एक वैल्यू आ जाती 10, तो वो एक एक करके एडजस्टेंट से कंपेयर होती जाती और इस जगह आकर रुक जाती। क्योंकि इस वक्त 70 है, 80 से ये कंपेयर होगा और डायरेक्ट यहां पर 70, फिर इसके आगे 80 आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द वैल्यू 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10 वैसे ही रहेगी। एंड फाइनली दिस इज योर फाइनल सॉर्टेड लिस्ट। तो ये दो इनिशियल बेसिक एग्जांपल थी शैल सॉर्ट की और हमने देखा इस शैल सॉर्ट के अंदर के दो बेसिक चीजें इस्तेमाल हुई यहाँ पर, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट की वही एग्जांपल। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इसकी, जो इसके एसेंस को जाहिर करता है, वो क्या है, गैप्स हैं। तो गैप्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लोर n डिवाइड बाय 2। n इंडिकेट दैट द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन योर गिवन लिस्ट और एरे। तो जो भी आपके पास लिस्ट या एरे आप वहां पर लिखेंगे और उसको उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपका गैप 1 के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही आपका गैप 1 के बराबर होगा और आप वहां पर जब इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक से कंपेयर करेंगे तो एट लास्ट आपका जो भी एरे होगा वो सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट होकर आ जाएगा, जो दोनों एग्जांपल पे हम देख चुके हैं। तो मूव अहेड। इसके बाद एक छोटी सी कोड चंक है जिसमें एक फंक्शन से दिखाया जा रहा है कि शैल सॉर्ट किस तरह से काम करता है। जैसे कि हमने अभी इनिशियल स्टेज से ही डिस्कस किया कि जो हमारे पास सॉर्टिंग है वो गैप्स पर डिपेंड करती है और एक उसके साथ ही साथ वो उन्हीं गैप्स के बिहाफ पर आइट्रेशन को मूव कर रही है। तो यही वजह है कि पहला जो लूप है हमारे लिए वो गैप को फाइंड कर रहा है और दूसरा जो है उसी लूप पर उनको आइट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि जब हमारे पास, जैसे हमने एल्गोरिथम एनालिसिस पे भी देखा था कि जब हमारे पास दो लूप हुआ करते थे तो हम उन दोनों को आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और इनिशियल स्टेज पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आया करती थी वो n² पे आती थी। क्यों? क्योंकि n टाइम हमारा लूप चलेगा और जो शैल सॉर्ट है वो डिपेंड करता है हमारे सीक्वेंस पे। तो यही वजह है कि n टाइम ऑफ द सीक्वेंस रिक्वायर्ड n नंबर ऑफ द एलिमेंट, और उसके बाद जो इनिशियल उसकी बॉडी के अंदर आइट्रेशन है वो उसके गैप पर बेस कर रही है। जितना गैप है वो हर एक एलिमेंट पे मूव होकर आगे जा रहा है, जैसे आप यहाँ कंडीशन देख रहे हो, और उसके बाद उसी बेस पर वो उससे क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जैसे उससे बड़ी वैल्यू उससे आगे आ जाती है, पीछे आ जाती है, हम उसको क्या कर देते हैं, स्वाइप करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं, जो यहाँ पर एलिमेंट पे भी दिखाया जा रहा है। और फाइनली एक वेरिएबल जो टेम्पररी हमने टेम्प के नाम से बनाया हुआ है, उसी के अंदर हम उस एरे की एलिमेंट को बार बार क्या करवा रहे होते हैं, ऐड करवा रहे होते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² है, और O(n) कैसे आ रहा है वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो इस सेशन में बड़े इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स को देखी हमने कि एक्चुअली शैल सॉर्ट क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से वर्क कर रही होती है, और किन दो बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक्स को ये यूज़ करता है, जो कि एक्सचेंज कर रहा होता है बबल सॉर्ट के रिस्पेक्ट से, और इंसर्शन के जो कि लास्ट स्टेप पर है, जहाँ पर हमारे गैप की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है।